Hello students, welcome to today's newspaper analysis. We shall be covering the Tribune, the Hindu and Financial Express. Delhi is emerging as the COVID-19 capital of India. So दिल्ली में एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट किया जा रहा है. आपको पता है दिल्ली के अंदर बेड्स की दिक्कत आ रही है और हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिशन की फ़ीस बहुत हाई है. इन दोनों चीज़ों के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की इस समय नज़र है. इस स्टोरी को फॉलो करते रहिएगा. कभी आगे सोशल इश्यूज़ या इंडिया के डेवलपमेंटल इश्यूज़ के ऊपर कभी आपको कोई क्वेश्चन लिखना पड़ जाए, कोई ऐसे लिखना पड़ जाए, कोई इंटरव्यू में बात हो जाए, तो ये जो डेवलपिंग स्टोरी है, लैक ऑफ बेड्स, हाई एडमिशन चार्जेस, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये जब भी आप डेवलपमेंटल प्रोसेसेस इन इंडिया के ऊपर कुछ लिखना चाहेंगे तो दे कैन डेफिनेटली कंट्रीब्यूट. सो कीप फॉलोइंग दिस स्टोरी. तो 500 रेलवे कोचेस के अंदर 8000 बेड्स बनाने का प्लान जो है वो बनाया जा रहा है और टेस्टिंग को जो है वो फास्ट करने की बात जो है वो दिल्ली में की जा रही है. उसके बाद एक्सपेक्टेड मिड नवंबर पीक, डर्थ ऑफ आईसीयूज, स्टडी सेज. आईसीएमआर की एक कोविड-19 टास्क फोर्स है जिसके अंदर अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं. उसको अलग अलग डॉक्टर्स जो है वो हेड करते हैं. तो इनके ऑपरेशनल रिसर्च ग्रुप के हेड हैं डॉक्टर NK अरोड़ा. उन्होंने कहा है कि नवंबर में इस डिजीज़ की पीक आ सकती है और हमें इंडिया में प्रेपरेशंस जो हैं उसको पेसअप करना होगा. और इसी में बताया गया है कि पेंडेमिक लाइकली टू कॉस्ट इंडिया 6.2% ऑफ जीडीपी. जीडीपी में बार बार बताता रहता हूँ, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन नेशन इन 1 ईयर. तो इस तरह से हम धीरे धीरे पीक की तरफ बढ़ रहे हैं. तो पेज नंबर 3 के ऊपर एक न्यूज़ है. एक 86 इयर्स के मैन की डेथ हो गई और जालंधर में जिनको ऑन टाइम ट्रीटमेंट नहीं मिले तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चीफ जो हैं उन्होंने हमारे सीएम को लिखा. इसमें पकड़ने वाली चीज़ क्या है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, क्योंकि एक नेशनल लेवल की बॉडी है तो आपके पास इस तरह से पिक एंड चूज़ करने की हैबिट होनी चाहिए. तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है ये 1992 में बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा. ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और 1990 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट के तहत इसको बनाया गया. और इनका बेसिकली काम होता है कि जितने भी पॉलिसी मैटर्स होते हैं विच अफेक्ट वुमेन, उसमें ये एक मेन कंसल्टेटिव बॉडी है और गवर्नमेंट के साथ इन पॉलिसी मैटर्स के ऊपर ये गाइड का काम भी करती है बॉडी. और इनकी फर्स्ट हेड का नाम आपको पता होना चाहिए, मिसेस जयंती पटनायक. और 2018 के बाद मिसेस रेखा शर्मा इसकी चेयरपर्सन है. पेज नंबर 8 के ऊपर वोकल फॉर लोकल जो है ये एक फ्रेज आया है. अगर आपने रिसेंटली आयुष्मान भारत के बारे में सुना हो, जिसमें हमारे यहाँ पर एक 21 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया, जिसमें हम लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहते हैं और इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं. इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ इतना नहीं है कि बाय इंडियन गुड्स, support the manufacturing of Indian goods is one pillar. So vocal for local. Then पेज नंबर 10 के ऊपर दो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं. एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसमें रेफरेंस आएगा लद्दाख क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए. एक हिस्टोरिकल ट्रीटीज़ का नाम बताया गया है. इस समय आपको पता है कि लद्दाख का LAC के ऊपर जो इलाका पड़ता है, जिसमें गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग्स का इलाका, पेंगोंग सो का बैंक, और इन इलाकों को लेके इस समय काफ़ी खींचतान चल रही है. तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स इनके बारे में मिलते हैं. यहाँ पर 2 ट्रीटीज़ का नाम जो है वो दिया गया है. फर्स्ट पैराग्राफ में एक ट्रीटी का नाम टाइटल में है तिंगमॉस गैंग ट्रीटी.
कैन हेल्प रिजॉल्व लद्दाख क्राइसिस। पहले इस ट्रीटी की बैकग्राउंड में जाते हैं। 1664 में एक वॉर हुई जिसको तिब्बत लद्दाख मुगल वॉर के नाम से जाना जाता है, और ये वॉर जो है इसका एंड ये तिंगमोसगैंग ट्रीटी के थ्रू हुआ था। इट इज ए प्लेस इन लद्दाख। तो वहां पर ये ट्रीटी हुई और तिब्बत और लद्दाख के बीच में बाउंड्री बनाई गई। दूसरा हिस्टोरिकल फैक्ट, 1846 में ब्रिटिश सर्वेयर जनरल थे सर अलेक्जेंडर। उन्होंने तिब्बत और लद्दाख की बाउंड्री को डिसाइड किया। उसके बाद इसी आप न्यूज़ के अंदर चलेंगे तो 1842 चुशुल ट्रीटी का रेफरेंस मिलता है। तो क्योंकि पीसीएस का एग्जाम आने वाला है तो इसमें पंजाब हिस्ट्री के साथ जुड़े हुए कुछ हिस्से जो हैं वो देखने को मिलते हैं, तो आई एम एक्सप्लेनिंग इट। एक डोगरा तिब्बतन वॉर हुई है 1841 से लेके 1842। गुलाब सिंह ऑफ जम्मू, जो कि उस समय सिख एम्पायर की सुजानिटी में था, सुजानिटी मतलब वो सिख एम्पायर के आगे सबड्यू कर चुका था, और तिब्बत जो है उस समय चाइना की चिंग डायनेस्टी या क्विंग QING के अंडर था। गुलाब सिंह के कमांडर उस समय जोरावर सिंह खलूरिया थे। तब ये वॉर हुई थी, और इस वॉर का जो एंड है वो तिब्बतन डिफीट के साथ होता है 1842 में। और इसी वॉर को सुलझाने के लिए और एरियाज को डिमार्केट करने के लिए ट्रीटी ऑफ चुशुल हुई थी 1842 में, और उसके थ्रू स्टेटस क्यो एंटेबेलम, इस तरह के फ्रेजेस कभी कभार पकड़ा कीजिए। स्टेटस क्यो एंटेबेलम एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है द स्टेट एग्जिस्टिंग बिफोर द वॉर। तो वो मेंटेन किया गया था। तो ये दो ट्रीटीज का नाम तिंगमोसगैंग ट्रीटी और चुशुल ट्रीटी, ये लद्दाख की प्रॉब्लम को हिस्टोरिकली डील करने वाली और सॉल्व करने वाली ट्रीटीज हैं। इनका इस्तेमाल आज भी किया जा सकता है हिस्टोरिकल बाउंड्रीज को स्टडी करने के लिए। उसके बाद लास्ट पेज के ऊपर एक खबर आती है, चाइना टर्न डाउन प्रपोजल टू डिमार्केट LAC फॉर 174 ईयर्स। 1846 से इस लाइन को डिमार्केट करने की कोशिशें जारी हैं, और चाइना तब से इसको जो है वो डिनाई करता आया है। इसी खबर के अंदर एक टाइमलाइन दी रखी है 2014 तक। इस टाइमलाइन को जरूर पढ़िएगा, आपके लिए कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इसमें से निकल कर आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो टाइमलाइन वाला हिस्सा है इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। LAC की स्टोरी को आप लोग फॉलो करते रहिए। LAC की लेंथ के बारे में मैं बता चुका हूं, LAC के सेक्शंस के बारे में मैंने आपको कल के ट्रिब्यून के एनालिसिस में बताया था। तो कीप दोज थिंग्स इन योर माइंड। इसी खबर के अंदर पता चलता है कि ब्रिटिशर्स ने 5 बार ये एफर्ट्स किए, 1846-47 में, 1865 में, 1873 में, 1899 में और 1914 में, और चाइना लगातार इस चीज को रिजेक्ट करता आया है कि हम इस बाउंड्री को नहीं मानते। और यहां पर ये साइनो सिख वॉर का भी रेफरेंस है इसी न्यूज के अंदर, जहां ये टाइमलाइन है उसके सेकंड कॉलम के नीचे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इनको डेफिनेटली नोट डाउन कीजिएगा। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने मोदी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट किया है, ट्रिब्यून के अंदर ये खबर है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत
जो फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इस स्कीम को जारी रखा जाए कोविड-19 के क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए। जहां तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का सवाल है, इसका फैक्ट आपको बता देता हूं। इसमें 5 किलोग्राम फूड ग्रेन्स पर राशन कार्ड होल्डर, 1 किलोग्राम pulses per household will be given for next 3 months. This is over and above the monthly quota of subsidized food grain of 5 kilogram per person under the National Food Security Act. तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जिसमें ये राशन कार्ड बनता है, जो राशन कार्ड का कोटा है वो मिल रहा है, ये उससे ओवर एंड अबव मिलता है और इसको डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसको इम्प्लीमेंट करता है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लागू हुआ था, नोट कर लीजिएगा। और इसमें सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स टू अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ 1.2 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। और ये जुलाई 2013 से ये एक्ट जो है वो फूड सप्लाई करने का एक अनइंटरप्टेड और मेजर जरिया इंडिया में बना है। उसके बाद द हिंदू में महाराष्ट्र में एक नई शुरुआत की गई है, मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0। महाराष्ट्र की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए मिशन बिगिन अगेन शुरू किया गया है, जिसमें यूएस, चाइना, साउथ कोरिया और सिंगापुर की कंपनीज के साथ इस समय बातचीत हो रही है ताकि वो महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट करें। हिंदू के ही अंदर एक फ्रॉग स्पीसीज का रेफरेंस आया है कि ये एक बहुत रेयर स्पीसीज है, ये बहुत सालों बाद देखा गया। इसको ग्लाइडिंग फ्रॉग कहते हैं, मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग। इसका जो बोटेनिकल जोलॉजिकल नेम है वो रैकोफोरस मैलाबारिकस है। ये एम्फीबियन फ्रॉग्स और एम्फीबियंस का मतलब होता है डबल लाइफ स्टाइल, पानी इनको चाहिए अंडे देने के लिए और लैंड पर भी ये रह सकते हैं। तो ये बड़ा एक रेयर स्पीसीज है। ये केरला में पुलाड नाम की जगह पर देखा गया, तो इसको आप नोट कर लिया कीजिए क्योंकि ये रेयर स्पीसीज होती हैं। इट कैन ग्लाइड अप टू 10 to 12 फीट इन एयर। उसके बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अगेन, मैंने आपको रेसिज्म की डेफिनेशन बताई थी कि जब एक रेस अपनी सुपीरियरिटी दूसरी रेस के ऊपर लागू करने की कोशिश करती है, बताती है कि हम सुपीरियर हैं ड्यू टू द बिहेवियर, कलर और सोशल स्ट्रक्चर और द कल्चर ऑफ द अदर रेस, तो इसको रेसिज्म हम कह सकते हैं। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने वर्ड नीग्रो के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस की हैं और कहा गया है कि इस वर्ड को कभी दोबारा यूज ना किया जाए। तो देन एक स्कीम का रेफरेंस आपको दे देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, सहकार मित्र स्कीम। ये नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का इनिशिएटिव है। सहकारिता कहते हैं कोऑपरेटिव का मतलब होता है जब एक संस्था को लोग और सरकार मिलकर चलाएं, इसको सहकारिता कहा जाता है। ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा जिसमें यंग प्रोफेशनल्स को प्रैक्टिकल एक्सपोजर और लर्निंग का मौका दिया जाएगा एनसीडीसी के थ्रू, और पेड इंटर्न्स होंगे, मतलब पेड इंटर्नशिप होगी यहां पर यंग प्रोफेशनल्स की। कोऑपरेटिव्स को भी बहुत इससे फायदा मिलेगा क्योंकि उनके पास ट्रेंड यूथ आएगा जो काम करेगा इंटर्नशिप के दौरान, और यंग प्रोफेशनल्स को एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। तो सरकार चाहती ये है कि स्टार्टअप कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस, कोऑपरेटिव को स्टार्टअप्स के साथ जोड़ा जाए, यंग प्रोफेशनल्स को इसके साथ जोड़ा जाए और फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। 4 महीने का इंटर्नशिप पीरियड होगा और ये जो आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया का कॉन्सेप्ट है, उसमें ये बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है। इस स्कीम के मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरियल रोल्स थ्रू कोऑपरेटिव्स। तो कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देना और इनके थ्रू प्रैक्टिकली ट्रेन्ड लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाले यंग प्रोफेशनल्स को पैदा करना, और इन्हीं यंग प्रोफेशनल्स की मदद से कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के अंदर इनोवेटिव आइडियाज को सामने लेकर आना ताकि
इनको सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स इन डिसिप्लिन सच एज एग्रीकल्चर, allied areas, IT, etc. will be eligible for internship program. Professionals who are pursuing or have completed their MBA degrees in agribusiness, cooperation, finance, international trade, forestry, rural development, project management will also be eligible for this internship program. बीच में एक रेफरेंस आया है एनसीडीसी। मैं फिर कहता हूं, अपनी इंफॉर्मेशन को न्यूज़पेपर के साथ 10-15 मिनट लगा के कंसोलिडेट किया कीजिए। न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ खबरों को पढ़ें, उन खबरों की बैकग्राउंड क्या है। जैसे अब हेडिंग तो सिर्फ इतनी ही थी कि सहकार मित्र स्कीम, लेकिन उसके अंदर मेरे को एनसीडीसी, तो एनसीडीसी के बारे में भी आपके पास तो आपकी सही मायने में तैयारी होती है, तो हम कहते हैं हमें न्यूज़पेपर पढ़ना आता है। और इसमें कोई ज्यादा लंबा समय नहीं लगता। इफ यू कैन स्पेंड 15-20 मिनट्स एट ए गुड पेस, यू कैन डेवलप दिस इन्फॉर्मेशन। मुझे पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने में, इस इन्फॉर्मेशन को अरेंज करने में 45 मिनट्स टू 1 आवर लगता है। तो ये एक बॉडी है जो 1963 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई एक बॉडी। हेडक्वार्टर इनका न्यू दिल्ली में है। इनका काम है प्लानिंग, प्रमोटिंग प्रोग्राम्स फॉर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, food stuff, industrial good, livestock and certain other notified commodities and services on the cooperative principle। तो ये सहकारिता को ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, एग्रीकल्चर मशीनरी, सोप्स, कैरोसिन, टेक्सटाइल, इस तरह की कंज्यूमर गुड्स की सप्लाई को भी ये इंश्योर करते हैं। तो बेसिकली इनका काम है कि कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देना। और कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा क्यों देना? क्योंकि हमारे देश में कोऑपरेटिव्स जो हैं ये बहुत बड़े लेवल पर लेबर को एम्प्लॉय करती हैं, तो इनका ध्यान रखा जाना जरूरी है। उसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का रेफरेंस आता है। तो इसमें आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है, दैट सिट्स एट द हेग, नीदरलैंड। तो इंटरनेशनल क्राइम्स के साथ, जैसे जीनोसाइड, जीनोसाइड का मतलब था मास मर्डर्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स ऑफ एग्रेशन, इस तरह के मैटर्स के साथ ये डील करते हैं। 1 जुलाई 2002 को इस बॉडी ने फंक्शन करना शुरू किया। रोम स्टैट्यूट के तहत इस बॉडी को बनाया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि रोम स्टैट्यूट इज द फाउंडेशनल एंड गवर्निंग डॉक्यूमेंट ऑफ आईसीसी। इसके 123 मेंबर स्टेट्स हैं, 42 स्टेट्स आर नॉन पार्टी, नॉन सिग्नेटरी स्टेट्स। तो इंडिया जो है ये एक नॉन सिग्नेटरी स्टेट के तौर पर इनके साथ जुड़ा हुआ है। द हिंदू के अंदर ही एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, इंडिया लुक्स टू डिप्लॉय नेवल लाइजेंस। लाइजेंस का मतलब होता है मेल जोल बढ़ाना। तो ऑफिसर्स विल बी पोस्टेड एट मेडागास्कर एंड अबू धाबी फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो इस खबर के अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल स्टार्ट में लिखा है, after joining the Indian Ocean Commission and observer in March, India is looking to post Navy liaison officers at Regional Maritime Information Fusion Center in Madagascar and also at the European Maritime Surveillance Initiative in the Strait of Hormuz for improved maritime domain awareness। तो इसको हम लोग समझते हैं, maritime domain awareness का मतलब है कि इस इलाके के अंदर जो मान लीजिए पायरेसी हो सकती है या शिप्स की मूवमेंट के लिए जो दिक्कतें आ सकती हैं। पहली तो बात आपको ये समझाऊं, वेयर इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे, इंडिया के मैप से आप गुजरात कोस्ट से जैसे ही समंदर के अंदर एंटर करेंगे, तो आप गुजरात कोस्ट से उंगली रखेंगे तो सीधी लाइन समंदर में से होते हुए आप पाकिस्तान के नीचे से ट्रेवल करेंगे तो यू विल एंटर ए प्लेस कॉल्ड एज गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन के बिल्कुल आपको ऊपर मिलेगी पर्शियन गल्फ, जिसके आसपास आपको सारा का सारा जो है वो इलाका ईरान का देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही आपको कुवैत, बहरीन,
कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया का इलाका। तो इस इलाके को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जहां मैंने गल्फ ऑफ एडन बोला, गल्फ ऑफ एडन नहीं, गल्फ ऑफ ओमान, तो गल्फ ऑफ ओमान से अगर आप पर्शियन गल्फ के अंदर एंटर करेंगे तो देयर इज ए नैरो चैनल दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट का मतलब होता है नैरो चैनल ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू बिगर वाटर बॉडीज, उसको हम लोग स्ट्रेट बोलते हैं। तो इस इलाके के अंदर इस समय काफी इंस्टेबिलिटी है, खासतौर पर अगर आप देखेंगे ईरान वाली साइड में, ईरान, इराक, ओमान, सऊदी अरेबियन कोस्ट के आसपास काफी सारी टेंशन है। ये टेंशन रिलीजियस भी है, इकोनॉमिक भी है, जियोपॉलिटिकल भी है। तो इन इलाकों के अंदर सर्वेलेंस करनी जरूरी है, इन इलाकों को समझना जरूरी है, क्योंकि ये इलाका ऑयल के ट्रेड के लिए, गैस के ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो शिप्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है। तो यहां पर इंडिया, मेडागास्कर और अबू धाबी, मेडागास्कर आपने ढूंढना हो तो आप अफ्रीका के और इंडियन कॉन्टिनेंट के बीच में एक बड़ा आइलैंड आपको मिलेगा, मेडागास्कर। तो उस इलाके के अंदर शिप्स की सर्वेलेंस करना जो है वो जरूरी है। तो इंडिया अपने मेडागास्कर में लोकेटेड रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर्स, इनको RMIFCs कहते हैं, वहां पर अपने ऑफिसर्स को डिप्लॉय करना चाहता है। यहां पर एक रेफरेंस आएगा इसी में IOC, जैसे मैंने आपको बताया इंडियन ओशन कमीशन, और एक रेफरेंस आता है IMASO, यूरोपियन मैरीटाइम अवेयरनेस इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अबू धाबी में ये लोकेटेड है। तो अब इंडिया जो है इस सारे सिस्टम के साथ ऑब्जर्वर मेंबर के तौर पर जुड़ना चाहता है। तो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जानने वाली वो है इंडियन ओशन कमीशन के बारे में। इंडियन ओशन कमीशन 1982 में एक बनाई गई बॉडी थी। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वेस्टर्न इंडियन ओशन में जो 5 छोटी कंट्रीज हैं, कोमोरोस है, मेडागास्कर है, मॉरिशियस है, रीयूनियन आइलैंड है, ये फ्रेंच डिपार्टमेंट है, फ्रांस के अंडर आता है, और सेशल्स है। इन्होंने मिलकर ये बनाया था। सर आपको बता दिया कि मेन मकसद है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, शिप्स को सर्विलेंस करना, इस पूरे डोमेन को, मैरीटाइम मतलब समंदर के इलाके में यात्रा की जाए तो मैरीटाइम का मतलब होता है एनीथिंग डीलिंग विद ओशंस। तो इस इलाके के अंदर जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से सर्वेलेंस करना। तो इनका जो सेक्रेटेरिएट है वो मॉरिशियस में बेस्ड है, और अभी 6 मार्च 2020 को इस कमीशन की 34th मीटिंग हुई थी, जिसमें इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। और अब अगर हम कहें तो 5 ऑब्जर्वर मेंबर्स हो गए, नोट कर लीजिएगा, चाइना, इंडिया, माल्टा, यूरोपियन यूनियन एंड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डी ला फ्रैंकोफिनी। नाउ व्हाट इज दिस? ये जो मैंने लास्ट में बोला ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डी ला फ्रैंकोफिनी, ये उन एरियाज का एक संगठन है जहां पर फ्रेंच लिंगुआ फ्रैंका या एक कॉमन भाषा है। तो वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर बहुत तरह के प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना, इस इलाके के अंदर फिशिंग, मैरीटाइम इंडस्ट्री को प्रमोट करना, नॉट फिशिंग, मैरीटाइम इंडस्ट्री, फिशिंग विल बी वन पार्ट ऑफ मैरीटाइम इंडस्ट्री, मैरीटाइम सिक्योरिटी, एक्सचेंजिंग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एरिया। उसी के लिए ये रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए। तो अब इंडिया भी इसके साथ जुड़ेगा, ये इकोनॉमिक्स में हेल्प करेगा, इंडिया की जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस को बढ़ाएगा, और इसी के साथ एक प्रोजेक्ट है, आपको छोटा सा एक बैकग्राउंड और बताता हूं प्रोजेक्ट सागर का। सागर विजन 2015 में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इन्होंने सेशल्स, मॉरिशस और श्रीलंका की यात्रा की थी, और इसी टूर के दौरान इंडिया ने स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द इंडियन ओशन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर, इस इनिशिएटिव को
प्रमोट किया था। ये एक कंसल्टेटिव मतलब कंसल्टेशंस डेमोक्रेटिव, जो भी कंट्रीज जुड़ना चाहेंगी इक्वल राइट्स के साथ जुड़ेंगी, और इक्विटेबल, सब कंट्रीज को बराबर का दर्जा इस इनिशिएटिव में दिया जाएगा। तो इस इनिशिएटिव के तहत इकोनॉमिक सिक्योरिटी बढ़ाना, कोऑपरेशन बढ़ाना, लैंड को सेफगार्ड करना, मैरीटाइम टेरिटरीज को सेफगार्ड करना, सस्टेनेबल रीजनल डेवलपमेंट, ब्लू इकोनॉमी मतलब रिलेटेड टू सी, उसको बढ़ाना, नेचुरल डिजास्टर्स, पायरेसी, टेररिज्म, इन सब चीजों के ऊपर काम करना। आईओसी भी इन सब चीजों के ऊपर ही काम करता है। तो ये इंडिया द्वारा दिया गया एक कॉन्सेप्ट था सागर, और इंडिया का अब आईओसी में जुड़ना इस सागर इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन साबित हो सकता है। तो सागर इनिशिएटिव नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इसी में एक रेफरेंस आता है इमासो। इमासो इज यूरोपियन मैरीटाइम अवेयरनेस इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो जो इमासो है ये यूरोपियन कंट्रीज का एक इनिशिएटिव है ताकि इस हिस्से में स्टेबिलिटी लाई जा सके। और जो बातें मैंने अभी आपको बताई सागर इनिशिएटिव के रिलेशन में, वही यहां पर भी लागू होती हैं। तो यूरोप की कुछ कंट्रीज जैसे बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, पोर्टुगाल, उन्होंने इमासो की फॉर्मेशन को जो है वो सजेस्ट किया था, सपोर्ट किया, और इस पूरे सिस्टम को जो है वो लागू किया ताकि इस इलाके के अंदर सेफ नेविगेशन एनवायरनमेंट का बिल्डअप किया जा सके। तो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट बैकग्राउंड बनती थी वो सारी आप लोगों के साथ मैंने यहां पर डिस्कस कर दी है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। उसके बाद फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर दो इंपॉर्टेंट खबरें थी। फास्ट ट्रैक टॉक्स विद यूके, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। इंडिया इस समय इन 3 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर बातचीत कर रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि इन देशों से माल लाना ले जाना, हमारे देश में से इन देशों में माल लाना ले जाना आसान हो जाता है, या तो टैक्सेस नहीं लिए जाते या बहुत कम टैक्सेस लगाए जाते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के तहत। इससे ग्लोबल मार्केट के कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथ मिलती है। तो इंडिया इस समय, जैसे हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात कर रहे हैं, तो वी नीड टू हैव सच एग्रीमेंट्स विद बिगर मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो दैट इज व्हाई दिस इनिशिएटिव इज बीइंग टेकन। सिमिलरली स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिस्टेनस्टीन इज ए यूरोपियन कंट्री, इनके साथ भी ट्रेड पैक्ट्स के ऊपर इंडिया इस समय बात कर रहा है। देन स्टैंडर्ड एंड पुअर टू वे एग्री मार्केट एंड लेबर रिफॉर्म्स फॉर फ्यूचर रेटिंग्स। अभी मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड एंड पुअर एक अमेरिकन रेटिंग फर्म है जिन्होंने इंडिया को BBB नेगेटिव मतलब इन्वेस्टमेंट ग्रेड की जो लोएस्ट रेटिंग थी वो दी। रेटिंग्स जो है वो एक इंडिकेटर होती है इन्वेस्टर के लिए कि अगर वो पैसा इंडिया में लगाएंगे तो उनके पैसे की सेफ्टी और रिटर्न्स किस तरह से उनको मिल सकती हैं। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर इस तरह का, तो उन्होंने कहा कि हम फ्यूचर रेटिंग में एग्रीकल्चरल मार्केट को भी वे करेंगे और लेबर रिफॉर्म्स को भी हम लोग वे करेंगे। तो दिस वाज फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको सुनते रहिए, कोई डाउट होते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली उनको छोड़ा कीजिए। आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज पॉसिबल। Thanks a lot. Stay safe. Stay inside. Have a good day.